चलो देखो जी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। आज स्कूल से वो नया मार्कर चुरा के लाए हैं, ठीक ना, वो भी खराबे है। ठीक ना, देखिए देखो कितना मोटा चल रहा है। वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना, अथवा इसी का दूसरा नाम क्या है, वैद्युत बल क्षेत्र। ठीक ना, वैद्युत बल क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं। देखो, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझे जी। FILD में होता है, FIELD सही लिखेंगे। कभी कभी ठीक लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो, यही चीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग लिख लीजिए, अब तो कोई आने वाला नहीं है अभी, तो इसको बंद कर लिया जाए। देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ कोई एक आवेश रखा है। क्या रखा है, आवेश। क्या रखे हैं, आवेश रखे हुए हैं। कोई एक आवेश रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कोई भी चीज जहां होती है, जैसे आप जहां हैं तो आपका भी कुछ प्रभावशाली क्षेत्र है, मतलब आपको जानने पहचानने वाले लोग कुछ दूरी तक सीमित हैं। समझ रहे हैं। वैसे ही यह आवेश जो है, समझ रहे हैं, ये आवेश यहाँ अगर रखा हुआ है तो इसका प्रभाव जो है इसके चारों ओर कुछ दूरी तक होगा। समझ रहे हैं। इस आवेश का प्रभाव क्या होगा, इसके चारों तरफ कुछ दूरी तक होगा। ठीक है ना। एक वो आवेश रखें, चाहे आवेश का कोई निकाय रखें, मतलब आवेश का कोई समूह रखें, आवेश अथवा आवेश समूह रखें। सुन रहे हैं। तो इस आवेश का क्या होगा, कोई प्रभावशाली क्षेत्र होगा। ठीक है ना, जिसके अंदर जब भी कोई दूसरा आवेश गमन करेगा, सुन रहे हैं, कोई दूसरा आवेश जब इसके अंदर जाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, तो ये पहला वाला आवेश जो है इस पर कुछ बल लगाएगा। क्या करेगा, कुछ बल लगाएगा। जैसे अपने यहाँ देखा जाता है, जब गांव में कोई बारात उरात आता है, ठीक है ना, तो कुकुर जो होते हैं उन सबों का भी एगो इलाका होता है, एरिया होता है ना जी। जब वो खाने जाते हैं पत्तल, तो अगर दूसरे इलाके का कोई दूसरा कुत्ता अगर आ गया है उनके इलाके में अगर भोजन पाने, ठीक है ना, तो तुरंत लड़ जाते हैं सब, वहीं पर मार झगड़ा सब कटा कटोगल सब कर लेते हैं। समझ में आया ना। मतलब यह कि वो उसका इलाका है, सुन रहे हैं ना। उसमें कोई दूसरा अगर प्रवेश करेगा तो फिर ये पहला वाला उस पर क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। समझ में आया।
ऐसे ही अगर एक आवेश यहाँ रखा हुआ हो, चाहे आवेश का कोई समूह रखा गया हो, ठीक है ना, तो जब उसके अंदर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करने का प्रयास भी अगर करेगा ना, तो है पहला वाला आवेश जो होगा वह इस पर कुछ बल लगाएगा, ठीक है ना। अब वह बल लगा करके या तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा या बल लगा करके उसको अपने क्षेत्र से बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुन रहे हैं, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जब कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो पहला आवेश उस दूसरे आवेश पर क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाता है, ठीक है ना। उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी कई तरह से परिभाषा दी जाती है, सुन रहे हैं, इसकी परिभाषा कई तरीके से दी जाती है, लेकिन अभी जो हम बताए हैं वो समझे हो। क्या कह रहे हैं कि किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र, समूह कहिए चाहे समुदाय कहिए, ठीक है ना, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय चाहे आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह इलाका, ठीक है ना, सुन रहे हैं, जिसमें जब कोई दूसरा आवेश प्रवेश करना चाहता है या दूसरा कोई आवेश जब प्रवेश करता है तो ये पहला वाला आवेश जो है इस दूसरे वाले आवेश पर क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। तो जब प्रभाव दिखाएगा तो क्या करेगा, बल लगाएगा, प्रभाव दिखाएगा तो क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है ना। अब वह बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। मतलब ये कहा जाए तो ये वाला आवेश जो है इस पर एक वैद्युत बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है, वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल लगाता है, ठीक है ना। यह बल स्थिर विद्युत बल आप जानते हैं कि आकर्षण बल भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वह निर्भर करता है इन दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर, ठीक है ना। अगर दोनों एक समान आवेश हुए, मतलब यहाँ वाला भी अगर आवेश धन आवेश हुआ और इधर प्रवेश करने वाला दूसरा आवेश भी अगर धन ही आवेश हुआ, ठीक है ना, तो दोनों आवेश सजातीय हो जाएंगे, दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, सजातीय, समझ रहे हैं। तो जब दोनों सजातीय आवेश हो जाएंगे तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा ना। क्यों, सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। किसने बताया था यह, फ्रैंकलिन ने। समझ में आया। अब अगर ये वाला आवेश प्लस क्यू आवेश है, इधर प्रवेश करने वाला दूसरा आवेश अगर माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों विजातीय आवेश हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। तो ये वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। समझ में आया, बोलो जी, समझे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें जब भी कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है, ठीक है ना, या प्रवेश करने का प्रयास करता है, ठीक है ना, तो यह आवेश जो है क्या करता है, उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाता है, ठीक है ना, या दूसरे आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है ना जी। इस दूसरे आवेश पर क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव, ठीक। परिभाषा समझ में आया है? इस चित्र से इतना तो समझ में आ गया ना कि दूसरा आवेश कहां से जाएगा, इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। है मान लो कोनो Q1 पहला वाला आवेश हो गया, इधर कोई Q2 आवेश दूसरा आवेश हो गया, ठीक है ना। भाई Q2 आवेश किस में जाने का प्रयास करेगा, Q1 के अंदर। समझ में आया, Q1 वाले आवेश के इलाके के अंदर, क्षेत्र के अंदर, समझ रहे हैं। इस पहले वाले आवेश के इलाके में या क्षेत्र में, इसी को हम लोग क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र में, क्षेत्रफल नहीं लिख रहे हैं, केवल क्षेत्र लिख रहे हैं। समझ में आया। अगर इस क्षेत्र में यह आने का प्रयास करेगा, ठीक है ना, तो हाई वाला क्या करेगा, उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का आभास कराएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो।
मतलब भाई पहलका वाला आवेशवा इस दूसरे वाले आवेशवा को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, नहीं तो अपनी से प्रतिकर्षित करेगा। अब आकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित कब करेगा, यह दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं, दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कब आकर्षण कब होगा, जब ये दूसरा वाला आवेश जो इसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, इस क्षेत्र के अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, या अगर इसकी प्रकृति माइनस की हुई, हाई वाला अगर प्लस क्यू वाला आवेश है, ठीक है ना, तो दोनों विजातीय हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, विजातीय। तो विजातीय आवेशों में तो कौन होता है, आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण होता है। तो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, तो हाई वाला आवेश क्या करेगा, अपनी शर्ट से खींच लेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है ना। अगर यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस हो गए, चाहे दोनों माइनस माइनस हो गए, ठीक है ना, तो समान सजातीय आवेश हो जाएंगे। यह भी प्लस, यह भी प्लस, या यह भी माइनस, यह भी माइनस, ठीक है ना। तो जब दोनों सजातीय आवेश हो जाएंगे, तब जैसे ही ये इधर आने का प्रयास करेगा, इसके क्षेत्र के अंदर जब भी आने का ये प्रयास करेगा, ठीक है ना, तो हाई क्या करेगा, कहेगा भाग हमारा क्षेत्र में से, प्रतिकर्षण होगा। समझ में आया ना। जैसे देखते हो बंदरों के झुंड में एक ही को बंदर रहता है, ठीक है ना, एक ही बंदर उस पूरे बंदरों के समूह का मुखिया होता है। समझ में आया। अगर कोई दूसरा बंदर उस झुंड में प्रवेश करता है, तो दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, महाभारत शुरू हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है। समझ में आया ना। मतलब उस इलाके में कोई दूसरा बंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना। समझ में आया। वैसे ही ये वाला जो क्षेत्र है, इतना जितना जो है डॉट डॉट निशान दिखाई दे रहा है, वह इसका क्षेत्र है। समझ में आया ना। इस आवेश का अपना क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में जब दूसरा जाने का प्रयास करेगा, इसके क्षेत्र में जब दूसरा जाने का प्रयास करेगा, तो भाई पहला वाला अपना प्रभाव एक ऊपर दिखाना शुरू कर देगा ना जी। आजकल लोग रंगदार बन रहे हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना हमारे इलाके में आके देखना, रंगदारी दिखाने के लिए है? अपने जाएगा तो कहीं से भले पिटा के चला आएगा, ठीक है ना, लेकिन वो क्या कह के आएगा वहां पर कि हमारे इलाके में आके देखना, ठीक है ना। समझ में आया। मतलब ये वाला जहां तक इसका डॉट डॉट ये निशान लगा हुआ है, वह इस आवेश का इलाका है, क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें जब कोई दूसरा आएगा तो है उसको पीट के भेज देगा। समझ में आया, समझ गए हो, परिभाषा समझ में आ चुका है? क्या होगा, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना, जिसके अंदर जब कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है, तो यह पहला आवेश उस पर अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब क्या करता है, प्रभाव दिखाने का मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है ना जी। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। समझ में आ गया। चलिए हेडिंग लिख लिए हैं। बोलो जी। हाँ, क्यों, विद्युत क्षेत्र अब हम लोग शुरू किए हैं। जब इसको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, तब वो जो हम लोग जहां जगह छोड़े हैं उसके नीचे विद्युत क्षेत्र के रूप में, बल के रूप में तो हम लोग लिख लिए हैं, अब वैद्युत क्षेत्र के रूप में उस फॉर्मूले को बदल कर लिखेंगे। जल्दी लिखिए। बोले, देखो किसी वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश आवेश अथवा आवेश समुदाय चाहे समूह, समझे, आवेश समुदाय कहिए चाहे समूह कहिए, कि
चारों ओर का वह क्षेत्र, समझे, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश जिसमें कोई अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक सदिश राशि है। इतना लिख लीजिए। कैपिटल ई के ऊपर तीर द्वारा सदिश राशियों को कैपिटल उसके संकेत के ऊपर तीर लगा करके ना दर्शाया जाता है। हाँ, इतना लिख के चित्र बना लेना। चलिए, हिल गई। इसीलिए तुम लोगों से कहे थे पीछे वाले बेंच। हो गया ना? पूरा बोर्डवा आ जा रहा है यहाँ से। वही ये वाला पोजीशन, और ये बोर्ड भी बड़ा है ना, पूरा कवर कर ले रहा है। मतलब इसमें काटने छाटने वाली जरूरत नहीं। अब तन मैंने एडिट करने का ढंग आ गया है, ठीक ना। मतलब बीच में से जो बकवास हो रहा है ना, इसको अब काट के निकाल देने का तरीका मालूम चल गया। धीरे धीरे सीख जाएंगे हम भी। पहले से तो मतलब बहुत कुछ सीख गए, थोड़ा थोड़ा लोग बताते गए, हम सीखते गए। हाँ देखो, अब यहाँ तक लिख लिए, चित्र बना लिए है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। हम क्या कह रहे थे कि पहला आवेश के अंदर दूसरा आवेश आ रहा है ना जी, तीर इसीलिए लगाए थे कि दूसरा का आवेश इसके क्षेत्र में
आने वाला था, आ रहा था। मान लो ये प्रवेश करके यहाँ आ गया, मान लो यहाँ से ही प्रवेश करके कहाँ चला गया, वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया, ठीक है ना। जब ये दूसरा आवेश जब इसमें आ जाएगा, मतलब पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर ये आ जाएगा, तो पहला वाला आवेश इस पर क्या करेगा, अपना बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, वैद्युत बल, मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। अब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों शब्दों को मिला करके हम लोग केवल क्या कह सकते हैं, वैद्युत बल, ठीक है ना। वैद्युत बल लगाएगा, समझ में आया। अगर ये दूसरा वाला आवेश इस पर बल लग रहा है, कौन बल लगा रहा है, पहले का, कौन बल लगा रहा है, पहला वाला, ठीक है ना। अगर ये दूसरा वाला आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, मतलब किसी चीज से बधा उदा नहीं है, स्वतंत्र है, चलने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है, तो यह बल की दिशा में चलने लगेगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं। अगर ये दूसरा वाला आवेश चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र, चलने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है, तो ये क्या करेगा, बल की दिशा में ही चलने, ठीक है ना। किस बल की दिशा में, वैद्युत बल की दिशा में, ठीक है ना। अथवा यदि बल की दिशा, पहले आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल की दिशा, सुन रहे हैं, पहले आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल की दिशा अगर निरंतर बदल रही हो, ठीक है ना, कभी इस दिशा में लगा रहा हो, कभी उस दिशा में बल लगा रहा हो, ठीक है ना, तो फिर इस आवेश के चलने की दिशा भी क्या हो जाएगी, निरंतर बदलती रहेगी, ठीक है ना। अर्थात इस यह वाला आवेश जो है वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करना शुरू कर। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है ना, जो अभिकेंद्र बल होता है उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। समझ में आया, हर एक बिंदु पर उसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि यदि दूसरा आवेश जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना, यह अगर चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र, चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र, मतलब किसी भी दिशा में अगर जा सकता है, ठीक है ना, तो जब पहला इस पर बल लगाएगा, ठीक है ना, तो यह दूसरा आवेश किधर गति करने लगेगा, वैद्युत बल की दिशा में, मतलब बल की दिशा में गति करने लगेगा। अथवा यदि पहले द्वारा लगाए जाने वाले बल की दिशा निरंतर अगर बदल रही हो, पहले आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल की दिशा निरंतर बदल रही हो, ठीक है ना, तो दूसरा वाला आवेश क्या करेगा, हर बार अलग अलग दिशाओं में गति करेगा, ठीक है ना। इसके चलने की दिशा भी क्या हो जाएगी, निरंतर बदलती रहेगी, ठीक है ना, इसके चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहेगी। अर्थात इसका पथ कैसा हो जाएगा, तब वृत्ताकार, सुन रहे हैं, अर्थात इसका पथ कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। तो चित्र बना चुके हैं, चित्र के नीचे नोट में लिख लीजिए। देखिए, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश, पुस्तक में Q2 लिख लेना। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश Q2, दूसरा वाला आवेश न जा रहा था उनमें, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश कोष्टक में Q2 हो गया, चलने के लिए स्वतंत्र हो तो, चलने के लिए स्वतंत्र हो तो चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में, तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा, तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा, ठीक है ना, वह बल की दिशा में चलने लगेगा, ठीक है ना। अथवा यदि, अथवा यदि बल की दिशा, अथवा यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो तो, अथवा यदि बल की दिशा
निरंतर बदल रही हो तो अथवा यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो तो आवेश के चलने की दिशा भी आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती रहती है। चाहे निरंतर बदलती जाएगी, इसे लिख देना, निरंतर बदलती जाएगी हो गया, निरंतर बदलती जाएगी अर्थात उसका पथ वृत्ताकार होगा, अर्थात उसका पथ वृत्ताकार होगा। हो गया। वैद्युत क्षेत्र समझ में आया? बोलो जी, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया है? अभी केवल हम इसको बताए हैं, अभी ये बताना बाकी है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र समझ गए? वैद्युत क्षेत्र है क्या? किसी आवेश के चारों ओर का एगो क्षेत्र है, ठीक है ना, जिस पर क्या होता है, तो जब कोई बाहरी आवेश, कोई दूसरा आवेश जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो उस दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा, ठीक है ना, क्या किया जाता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराया जाता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराया जाता है, मतलब एगो बल लगाया जाता है ना जी, एगो बल लगाया जाता है। ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसको दर्शाने के लिए कैपिटल ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, और कैपिटल ई के साथ कैपिटल ई के ऊपर तीर लगाया जाता है, क्योंकि सभी सदिश राशियों को दर्शाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझ चुके हैं। अब इसमें हम आपको अलग से क्या बताए थे कि यदि ये दूसरा वाला आवेश जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहा था, अगर यह चलने के लिए स्वतंत्र हो, क्या हो, चलने के लिए अगर स्वतंत्र हो, ठीक है ना, तो फिर यह बल की दिशा में गति करने लगता है। बल की दिशा में क्या करने लगता है, गति करने लगता है, मतलब चलने लगता है। समझ में आया? बल की दिशा में क्या करने लगता है, चलने लगता है। और यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो, बल की दिशा क्या हो रही हो, निरंतर बदल रही हो, तो फिर इस आवेश के चलने की भी दिशा जो होती है वो भी क्या होती है, वह भी निरंतर बदलने लगती है, ठीक है ना। अर्थात इसका पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार, ठीक है ना। हाँ, ऐसे गोल नहीं, वृत्ताकार, गोल नहीं वृत्ताकार, ठीक है ना। आया बात समझ में? इतना तक तो समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे इसमें हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं। तो देखो, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची जाती हैं। किसके अंदर खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं जो है वो किसके अंदर खींची जाती हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाओं को, काल्पनिक एवं निष्कोण रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं, जिस पर किसी चुंबक का या जिस पर कोई धनावेश जो है स्वतंत्र गति कर जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर पाता है, गति कर, ठीक है ना। मतलब वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई निष्कोण एवं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं।
डिस्टर्ब सा हो गया उठाने वाला यहाँ से। लिखो, बोले लिख लोगे ना। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण, काल्पनिक, निष्कोण, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, निष्कोण, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत ऐसे ऐसे पृथक्कृत जिस पर एक मिनट, पृथ आधा क फिर पूरा क रहेगा, थ पूरा रहेगा, कृत, ऐसे पृथक्कृत एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश चलता है, हो गया, लिख लिए। अब नीचे नोट में लिखिए, ये परिभाषा है केवल, अब नीचे नोट में लिखिए, लिखिए वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, 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 हो गया, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले, उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। हो गया। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, समझ में आया जी? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एगो धन आवेश और एगो ऋण आवेश, ठीक है ना? तो देखो, अब धन आवेश के कारण ये वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं, ऋण आवेश के कारण ये वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं। अगर दोनों आवेश एक पास अगर आ जाएं तब क्या प्रतिक्रिया दर्शाते हैं? तो देखिए, मान लीजिए एगो है गोला बनाए हैं, सुन रहे हैं, इस गोले के अंदर हमने धन आवेश रख दिया, क्या रख दिया है? धन आवेश।
तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इस आवेश से दूर बाहर की ओर होती हैं। इस आवेश से दूर क्या होती हैं? बाहर की ओर। इनकी दिशा किधर होती है? बाहर की ओर होती है। समझे? इस आवेश से दूर बाहर की ओर होती है। किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण। ठीक ना? समझ में आया? अगर ये दूसरा गोला है, अगर मान लीजिए ये पहला गोला था, ये दूसरा गोला है, इस दूसरे गोले में यहाँ अगर माइनस है, सुन रहे हैं? क्या है ये? माइनस है। इस गोले में क्या रखा गया है? माइनस। ऋण आवेश अगर कोई रखा गया है, तब इन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो हो जाती है इस गोले के अंदर की ओर हो जाती है। ठीक ना? इनकी दिशा किधर हो जाती है? गोले के अंदर की ओर हो जाती है। ठीक ना? मतलब ये अनंत से आकर के इस ऋण आवेश पर, तो इसमें आकर्षण को दर्शाया जाता है। समझ में आया? मतलब एकांक है? क्या कह रहे थे कि यदि एक गोले के अंदर कोई धनावेश रखा हुआ है तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं जो होती हैं वह प्रतिकर्षण के कारण दूर जाती हैं। समझ रहे हैं? प्रतिकर्षण के कारण क्या होती हैं? दूर जाती हैं। अगर ऋण आवेश है तो ये बल रेखाएं आकर्षण के कारण अंदर की ओर हो जाती हैं। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एगो धन आवेश रखा गया है और एगो गोला में ऋण आवेश रखा गया है। ठीक है ना? सुन रहे हैं? एक गोला में धन आवेश और एक गोला में ऋण आवेश रखा गया है। दोनों एक दूसरे के नजदीक लाए जा रहे हैं। ठीक है ना? तब इस धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और या इससे दूर जाएंगी और इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। समझ में आया? तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाए। ठीक है ना? यही प्रक्रिया इनमें चलती रहेगी। समझ में आया? बोलो जी। समझ में आया? अब अगर दोनों मान लो प्लस प्लस हो जाए, चाहे दोनों माइनस माइनस हो जाए। ठीक है ना? मतलब यहाँ इस गोले में भी प्लस और इस गोले में भी प्लस। ठीक है ना? तब इसके कारण भी बल रेखाएं जो निकलती हैं वो दूर जाती हैं। ठीक है ना? ये भी बल रेखाएं जो निकलेंगी वो दूर भागेंगी। समझ में आया? और ये भी बल रेखाएं जो निकलेंगी वो भी क्या होंगी? दूर भागेंगी। ठीक है ना? समझ में आया? तो ये दोनों बल रेखाएं क्या होती हैं? इससे दूर भागने का प्रयास करती हैं। मतलब इन दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है। हाँ, समझ में आया? मतलब इस बिंदु पर शून्य बल रेखाएं होंगी। ठीक है ना? यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य। ठीक है ना? समझ में आया है? बोलो जी, चित्र समझ में आया है? तो चलो पहला लिखो, 1 नंबर डाल के लिखिए नीचे। ना पहला 1 नंबर डाल के पॉइंट बना के कहो लिख लो। देखिए
किसी अकेले धनावेश से, पहले पॉइंट में 1 नंबर में लिखो, किसी अकेले धन आवेश से किसी अकेले धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, निकलने वाली बल रेखाएं अनंत तक, सीधी रेखा में अनंत तक, सीधी रेखा में अनंत तक जाती हैं। सीधी रेखा में अनंत तक जाती हैं। अब पहला वाला चित्र बना लेना। हाय हाय चित्र बना लेना पहला। हाय में लिख लेना धन आवेश, दिखाई नहीं देता, प्लस लिखना। दूसरा लिखो, समय हो गया का जी, क्या टाइम हो रहा है? अच्छा इसको पूरा कर लो। लिखो, देखिए अकेले ऋण आवेश, अकेले ऋण आवेश, दूसरा पॉइंट लिखिए, अकेले ऋण आवेश अकेले ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से, वैद्युत क्षेत्र में अनंत से क्या लिखे हो, अकेले ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर, अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश तक आती हैं। अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश तक आती हैं। अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश तक आती हैं। हो गया है? भाई दूसरा वाला चित्र बना लेना। जा रहे हो का जी? अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश तक आती है। हो गया,
हो गया है। अब तीसरा लिखिए। तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। लिखिए दो बराबर व विपरीत, दो बराबर व विपरीत आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, दो बराबर व विपरीत आवेशों से, दो बराबर व विपरीत आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, लिख लीजिए बल रेखाएं, बल रेखाएं। हो गया। धन आवेश से उत्पन्न होकर, धन आवेश से उत्पन्न होकर, धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। हो गया। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। है चित्र बना लेना। तीसरा बना लेना। हो गया है। हो गया। लिख लिए हो। अब तीसरा, तीन गो हो गया ना। अब चौथा पॉइंट लिखिए।
देखिए चौथे पॉइंट में क्या है, ये दो बराबर व समान आवेश हैं, उन्हें विपरीत आवेश थे, यहाँ क्या है, समान आवेश। दो बराबर व समान आवेश के वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से क्या हो जाती है, दूर। यह भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, तो प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण इन दोनों के मध्य बिंदु पर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक है ना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं और n द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोले हैं, लिखो। दो बराबर व समान आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, दो बराबर व समान, लिख लिए, दो बराबर व समान, दो बराबर व समान आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, हो गया, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, लिख लिए। प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। प्रतिकर्षण के कारण वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, जिसके कारण उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, हो गया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, हो गया। इस बिंदु को उदासीन बिंदु, इस बिंदु को उदासीन बिंदु, कोष्टक में न्यूट्रल पॉइंट लिख लेना, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं तथा इसे n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N, तथा इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, हाँ, तथा इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इस बिंदु की एक विशेषता होती है, सुन रहे हो, इस बिंदु की एक विशेषता है कि इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या आया है, शून्य। इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया है, शून्य। तो अगर कोई अन्य आवेश अगर इस बिंदु पर रख दिया जाए ना, सुन रहे हैं,
तो वह किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। समझ में आया? इस बिंदु की विशेषता क्या है कि इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया है? शून्य। समझ रहे हैं? तो इस पर अगर कोई तीसरा अन्य आवेश अगर रख दें, ठीक है ना, तो केन्यू नहीं जाएगा, वो जहां रखा जाएगा वो उहे का उहे रह जाएगा। ठीक है ना? तो नीचे नोट में लिख लो इस बात को, सब चित्र बना लेना। कोई चित्र नहीं ना बनाए हो, लिख लो। देखो, उदासीन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखने पर, उदासीन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखने पर, उदासीन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखने पर, हो गया, उदासीन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखने पर वह किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। वह किसी भी वह किसी भी दिशा में, वह किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। हो गया? लिख लिए? बस आज इतना ही रहने दीजिए। हाँ, फिगर बना लीजिएगा।